हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडामेंटल। हम लोग एसिड बेस पढ़ रहे थे। इसके पहले के लेक्चर में हम लोग थ्योरीज पढ़े, जो कि आप देख सकते हैं आर्हेनियस थ्योरी पढ़े, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी एंड देन लुईस थ्योरी। ये तीन थ्योरी की मदद से हम लोग सीखे थे कि कब किसी स्पेसिस को हम लोग एसिड बोलते हैं या बेस कहते हैं। आज का जो ये लेक्चर है, जो कि एसिड बेस का पार्ट 2 है, इसमें हम लोग सीखेंगे कोई भी एसिड और बेस होता है तो उसको एक्सपेरिमेंटली हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं उसका एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ, मतलब उसके पीके और के बेसिस पे। इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग कुछ फैक्टर्स देखेंगे जिसके बेसिस पे हम लोग थ्योरेटिकली डिटरमाइन करेंगे। अगर दो तीन एसिड दे रखा है या बेस दे रखा हुआ है तो हम कंपेयर करना सीखेंगे कि कौन सा स्ट्रांग है या वीक है। इसके लिए ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, स्टेरिक इफेक्ट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस तीन पे हम ऑलरेडी ही एक सेपरेट वीडियो बना चुके हुए हैं। सिंस अगर आपको मालूम होगा कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स पे एक लेक्चर सीरीज बना रहे हैं जिसमें ये तीन हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे सॉल्वेंट की पोलरिटी या फिर सॉल्वेंट कैसे इफेक्ट करता है और हाइब्रिडाइजेशन। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके सबको देखते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी एसिड बेस जो होता है, जैसे कहने का मतलब हो गया, फर्स्ट लेक्चर में जब हम लोग डिस्कस किए थे, ये कुछ एसिड है, सारे एसिड दे रखे हुए हैं, इनके पीकेज वैल्यू है। तो हम बताए थे कि ये सारे पीके वैल्यू जो होते हैं वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। कैसे होता है देखिए, अगर आपको याद हो फर्स्ट लेक्चर में हम बात किए थे ब्रॉन्स्टेड वाला एसिड कॉन्सेप्ट, यानी दिस वन, जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि एक एसिड होता था, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है एसिटिक एसिड, ये H+ रिलीज करेगा, तो इसके लिए एक बेस का होना जरूरी है, तभी तो H+ लेगा, तो यहाँ एक बेस है। सिंस H+ ये रिलीज किया एसिड, तो इसका ये करस्पॉन्डिंग बेस बनाएगा, जिसको हम लोग कंजुगेट बेस कहते थे, और ये H+ एक्सेप्ट किया तो ये कंजुगेट एसिड बनता था। तो टोटल 4 स्पेसीज है इक्विलिब्रियम प्रोसेस में, और ये यहाँ दिख रहा है आपको बॉन्ड नोटेशन से। नाउ अब समझते हैं कि यहाँ से हम लोग के और पीके कैसे समझते हैं। देखिए, जैसा कि अभी आपको बताएं, ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, जो कि अब बॉन्ड नोटेशन भी दिखा रहा है, तो हम इसका एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाता है आप फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, बट फिर भी यहाँ देख लेते एक बार। जब कभी भी कोई इक्विलिब्रियम में रहता है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ प्रोडक्ट मेरा ये कंजुगेट बेस है और ये कंजुगेट एसिड है, इसी को यहाँ लिखा हुआ है, और डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट जाएगा तो ये एसिड और बेस है, इसको यहाँ नीचे लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम लिख लिए इसका कंजुगेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज ये प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय योर रिएक्टेंट। नाउ एक चीज सीखते हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ द केस जो हम लोग एसिड बेस स्ट्रेंथ चेक करते हैं उसमें सॉल्वेंट हम वाटर लेते हैं, और वो वाटर एक्सेस में रहता है। इट मीन्स अगर इसका थोड़ा सा भी अमाउंट खर्च होगा तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इट्स लाइक एक बाल्टी पानी में से आप 1 चम्मच पानी निकाले, तो क्या इससे कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो सिमिलर वे है यहाँ H2O सिंस एक्सेस में, इसलिए H2O का अगर हम यहाँ जो एक्सप्रेशन इसको हटा भी दें तो इसके एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका जो वैल्यू है उठा के यहाँ रख दिया गया हुआ है। इट मीन्स अब जो आपका इक्विलिब्रियम इक्वेशन आ रहा है कुछ ये निकल कर आ रहा है, और यहाँ जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया जिसमें H2O से मल्टीप्लाई करने पे एक न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ रहा है जिसको हम लोग Ka से डिनोट कर रहे हैं। सो ओवरऑल क्या हुआ यहाँ पर, बेसिकली जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम क्या लिखे एक्चुअली में, ये जब एसिड है, एसिड जब डिसोसिएट करता है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया, जो कि आपका कंजुगेट बेस फॉर्म किया, सो इनटू कंजुगेट एसिड है यानी H+ रिलीज किया होगा, तो ये सिंस H+ इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं रह सकता इसलिए उसका H2+ के फॉर्म में लिखते हैं, और नीचे एसिड रहा ही होगा तो ये, यानी जब कभी भी एसिड H+ रिलीज करता है तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बेसिस पे हम लोग K का वैल्यू निकालते हैं, जो कि यहाँ इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये वैल्यू दे रखा हुआ है, और फिर हम लोग इसका पीके निकालते हैं नेक्स्ट, जिसको हम लोग इस इक्वेशन से रिलेट करते हैं। पीके इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ के। जस्ट लाइक आप पढ़े होंगे कि पीएच कैसे निकालते हैं, माइनस लॉग ऑफ H+। सिमिलर वे यहाँ पे वही है, तो बस कुछ नहीं, इस के का वैल्यू इसमें पुट कर दिए तो मेरा पीके वैल्यू निकल आ गया। तो इस तरह से हम लोग कोई भी एसिड का पीके वैल्यू निकालते हैं। तो जैसे यहाँ हम लोग निकाले किसका, एसिटिक एसिड का, सिमिलर वे में बाकी का भी निकालते हैं, जैसे जो कि आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग एसिड का पीके वैल्यू अलग अलग दे रखा हुआ है। अब एक चीज और सीखते हैं। देखिए, अभी हम लोग देखें कि कोई भी एसिड का के और पीके वैल्यू निकालते हैं,
तो एक चीज देखना पड़ेगा कि कब किसी एसिड को हम एक अच्छा एसिड या एक खराब एसिड बोलेंगे। जिस किसी का भी के वैल्यू सबसे ज्यादा है वो एक अच्छा एसिड कहलाता है। और सिंस पीके क्या है, माइनस लॉग ऑफ के है, यानी यहाँ माइनस लगा है, इट मीन्स जितना ज्यादा के वैल्यू आएगा उतना कम पीके वैल्यू निकल कर आएगा, इसलिए पीके वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, आप के इस तरह से कह सकते हैं। यानी कि जितना ज्यादा के उतना अच्छा एसिड और जितना कम पीके उतना अच्छा एसिड। सो हेंस आप यहाँ देखिए ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड है, आई मीन मिनरल एसिड है, जो फर्स्ट लेक्चर में आपको बताए थे क्या है, मिनरल एसिड। और सिंस बोले कि मोस्ट ऑफ द एसिड का स्ट्रेंथ हम लोग पानी में चेक करते हैं, तो इसको जब पानी में डालते हैं तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोशिएट करता है, इस कारण से ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तभी तो देख रहे हैं इसका पीके निगेटिव में -12, -10, -9, -9, -7। बट वही आप ऑर्गेनिक एसिड की बात करें, जो कि देखिए यहाँ नीचे जैसे जैसे आ रहे हैं ऑर्गेनिक एसिड से, तो इसका कारण क्या हो रहा है, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। इसका प्रूफ क्या है, देखिए पीके वैल्यू बढ़ रहा है, देख रहे हैं नीचे जाने पे पीके वैल्यू बढ़ रहा है। जैसे कि देखिए एल्केन, एल्केन तो हम लोग जानते हैं एक अच्छा एसिड है ही नहीं, तो देख रहे हैं पीके वैल्यू 50 की ओर है। आपको ये वैल्यूज नहीं याद रखना है, बट जस्ट एक ट्रेंड को ध्यान में रखना है कि किसका किसके आसपास आता है। सो इस तरह से हम लोग पीके और के बेसिस पे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। एक चीज और, जैसा कि अभी आपको बताएं कि एक अच्छा एसिड होने के लिए पीके का कम होना जरूरी है, तो इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, एक अच्छा बेस होने के लिए पीके का ज्यादा होना जरूरी है। इट मीन्स जैसे जैसे नीचे की ओर आ रहे हैं पीके बढ़ रहा है, यानी उसके एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, घट रहा है। सो हम बोल सकते हैं इसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा होगा, जो कि यहाँ से भी दिख रहा है। क्लियर है? ओके। हाँ, यहाँ से कैसे दिख रहा है, ऐसे सोचिए, सिंस हम लोग जानते हैं कि कोई भी एक अच्छा एसिड कब कहलाता था, जब उसका कंजुगेट बेस स्टेबल होता था। कैसे, देखिए अगेन इस इक्वेशन पे आते हैं। जैसे ये एसिड है तो इसका ये कंजुगेट बेस है, ओके। नाउ अगर ये जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा इसका कंजुगेट बेस इतना ज्यादा ये बनेगा, और ये स्टेबल भी होना चाहिए, तभी तो ये एग्जिस्ट करेगा इसी साइड में, तभी ये रिएक्शन फॉरवर्ड की ओर जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जितना स्ट्रॉन्ग एसिड है उतना ज्यादा ये बनेगा कंजुगेट बेस और उतना ज्यादा स्टेबल होगा, और जितना ज्यादा ये बनेगा, इस इक्वेशन में देखिए इसका जो वैल्यू होगा ये उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा वैल्यू होगा उतना ज्यादा के निकल कर आएगा। तो यहाँ से ये भी प्रूफ हो रहा है एक स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक होता है। तो अगर ऐसी बात है तो अगेन इधर आइए, सिंस हम बोले कि नीचे की और पीके वैल्यू घट रहा है, सॉरी बढ़ रहा है, यानी इसका एसिडिक स्ट्रेंथ घट रहा है, और एसिडिक स्ट्रेंथ घट रहा है यानी इसके कंजुगेट बेस का बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, जो कि इधर दिखाने की कोशिश कर रहा है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे एक्सपेरिमेंटली एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ पीके और के वैल्यू से निकालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, जैसे यहाँ देख रहे हैं एसिटिक एसिड है, यहाँ पे एसिटिक एसिड की जगह ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड है, और दोनों क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है, बट HCl एक मिनरल एसिड है। इस कारण से देख रहे हैं इसका पीके वैल्यू -7 की ओर है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। और इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो CF3 वाला ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन बीइंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। इसी को हम लोग इस लेक्चर में और भी देखेंगे। सिमिलर यहाँ पे भी दिखाया गया के वैल्यू अगर मोर देन 1 है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और निगेटिव पीके है तो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ऑब्वियसली बात है स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस वीक होगा ही होगा, इसका जस्ट उल्टा वीक के केस में होगा। क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस प्लॉट को भी एक बार देख लीजिए, ये एक रफ आइडिया देने के लिए, जैसे इससे क्या समझ में आ रहा है, अगर 40 और 50 के बीच में, अच्छा इसको डिस्कस करने से पहले एक बार ये देखिए, जैसा कि आपको बताएं जैसे जैसे के वैल्यू बढ़े घटेगा पीके वैल्यू बढ़ेगा। देख रहे हैं के वैल्यू घट रहा है ना लेफ्ट टू राइट, और यहाँ पीके वैल्यू देख रहे हैं बढ़ रहा है। इट मीन्स अपोजिट रिलेशन है कि नहीं? चलिए सही है। अब देखिए 40 से 50 के बीच में क्या है, एल्कीन है, मेरा एल्केन है, एक रफ आइडिया ले रहा है बस। 30 से 40 के बीच में मेरा अमोनिया वाला ग्रुप आ रहा है। 20 से 30 के बीच में आपका कार्बोनिल से रिलेटेड, एल्काइन से रिलेटेड आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको समझना, क्योंकि जब हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन या मोस्टली कार्बोनिल केमिस्ट्री पढ़ेंगे जिसमें एनोलेट का रोल आएगा, तो वहां पे इसका पीके का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देख रहे 20 से 30 के बीच में लाई करता है। तो ये एक ट्रेंड एक बताने की हेल्पफुल है कि हाँ किसके बीच में क्या है, आपको याद नहीं करना है, बट एक रफ आइडिया लेना है। जस्ट लाइक कि हाँ एल्केन का देख रहे 50 के आसपास है, इधर देख रहे हैं एल्केन किधर है 40 से 50 के बीच में है, तो एक रफ आइडिया आता है। जब एक रिएक्शंस की बात करेंगे तो वहां इसको और अच्छे से ये हेल्प करेगा इस चीज को समझने में। अब बात करते हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग की। पहले बात कर लेते हैं, एक सेकेंड, हाँ पहले बात करते हैं लेवलिंग और डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट के बारे में। इसको पहले आपको कॉन्सेप्ट बता देते होता क्या है, फिर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल लेते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं HClO4 की, फिर बात करते हैं आपका HBr, H2SO4 और HCl की बात करते हैं। अगर ये 4 एसिड है और इस चारों एसिड को हम लोग सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, एक केस लेते हैं H2O और एक केस लेते हैं CH3COH, तो निकल कर ये आता है कि जब पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं तो इन चारों का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है पानी में जाने के बाद, ध्यान दीजिए पानी में जाने के बाद कह रहे हैं, पहले नहीं, पानी में जाने के बाद, तो चारों बराबर होता है, यानी HClO4 इज इक्वल्स टू HBr इज इक्वल्स टू H2SO4 इज इक्वल्स टू योर HCl। बट वही अगर हम आपका एसिटिक एसिड की बात करें तो इस केस में क्या हो जाता है, HClO4 इज ग्रेटर देन HBr इज ग्रेटर देन H2SO4 इज ग्रेटर देन योर HCl। नाउ क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों होता है? सो सिंस ये चारों बराबर है तो इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं लेवलिंग, और इस चारों में डिफरेंशिएट हो रहा है, मतलब चारों अलग अलग एसिडिक स्ट्रेंथ है, इसलिए हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएटिंग। यानी एसिटिक एसिड में अगर सॉल्वेंट यूज करते हैं तो हम लोग इस एसिडिक स्ट्रेंथ को, ये चार जो एसिड की बात कर रहे हैं, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसलिए ये डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट हो गया। बट वही पानी में अगर ले रहे तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, वो सबको एक समान बता रहा है, सबका एक ही लेवल है, इसलिए लेवलिंग इफेक्ट। अब ऐसा क्यों है इसको समझते हैं। देखिए जैसे ये पीके वैल्यू देखिए, अगर हम पीके वैल्यू ले H2O का, ये है 15.7, और एसिटिक एसिड की अगर हम बात करें ये आपका है समथिंग योर 4.75। सो हमें क्या दिख रहा है, मोर द पीके वैल्यू लेस विल बी एसिडिक इन नेचर एंड हेंस मोर विल बी बेसिक इन नेचर। सो आपका ये देखिए H2O इज मोर बेसिक कंपेयर टू योर एसिटिक एसिड, तो पहला चीज क्या निकल कर आ रहा है, H2O इज योर मोर इज बेसिक देन योर एसिटिक एसिड। नाउ इसको क्या, इससे हमारा क्या मतलब है, देखिए अगर आप ब्रॉन्स्टेड थ्योरी वाली बात करें जो कि हम एक्सप्लेन किए थे इस वाले लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर में, जिसमें बोले थे कि ये एसिड है तो H प्लस रिलीज कर रहा है, तो यहाँ साथ में एक बेस भी है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर किसी एसिड को एसिड होने के लिए साथ में बेस का होना जरूरी है। इट्स लाइक अगर आपको हम बोल रहे गाना गाओ, मतलब आप सिंगर है लेकिन हमको पता नहीं चल रहा आप सिंगर है, जब तक हम बोल रहे तुम गाना गाओ तब तक तुम गाना नहीं गा रहे हो, यानी मेरे बोलने के कारण ही तुम गाना गा रहे हो। जब कभी फैमिली फंक्शन होता है तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत शाई नेचर होते हैं, तो वो जल्दी नहीं करते, तो उनको बोलना पड़ता है भाई करना प्लीज। सिमिलर वे है, या एसिड क्यों बोलेंगे इसको एसिड है, जब एक बेस भी अवेलेबल हो जो कि उस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करे तभी उसका नेचर एसिड होगा। इसी तरह अगर यहाँ बात किया जाए तो अगर हम इस चारों एसिड को अगर सॉल्वेंट में डाल रहे हैं, इट मीन्स उस सॉल्वेंट को बेस की तरह बिहेव करना पड़ेगा। तो अब अगर ऐसी बात है, अब जस्ट देखें कि H2 इज मोर बेसिक देन योर एसिटिक एसिड, इट मीन्स एक स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्वेंट, यानी एक ऐसा सॉल्वेंट जो कि मोर बेसिक इन नेचर होगा, उसमें अगर आप सारे एसिड को डालेंगे तो वो क्या करेगा, सारा एसिड से H प्लस ले लेगा, और सारे एसिड से H प्लस लेने के बाद वो अपना एक कंजुगेट एसिड बनाएगा। यानी कि अगर हम बात करें HClO4 की, वो अगर हम पानी में दे रहे हैं तो इस कारण क्या होगा, ये ClO4 माइनस बनाएगा और आपका H3 प्लस बनाएगा। यानी कि पानी के बाद पानी में डिसॉल्व करने के बाद जो जो एसिडिक नेचर है वो इसके कारण शो हो रहा है, कीप इन माइंड इसके कारण शो हो रहा है, नॉट इसके कारण। क्यों, क्योंकि सिंस HClO4 इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड, क्योंकि क्यों बोल रहे हैं, ये भी एक एसिड है और ये कंजुगेट एसिड है, तो ये भी एक एसिड है, तो हमें चेक करना है दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है। आइए देखिए H3O प्लस का देखिए -1.74 है, और HClO4 खैर यहाँ नहीं दे रखा हुआ है, बट इसका वैल्यू समथिंग -9-10 के आसपास रहेगा। सो हम बोल सकते हैं ये मोर स्ट्रॉन्ग है, इसको इमोजी से समझिए, ये लेस स्ट्रॉन्ग है। सो इट मीन्स अगर हम पानी में अगर डालेंगे तो पूरा का पूरा ये डिसॉल्व कर जाएगा, यानी पूरा का पूरा H प्लस दे देगा और पूरा का पूरा ये कंसंट्रेशन बनाएगा। इट मीन्स पानी में जाने के बाद हम जो एसिड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, यानी इसकी कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। सो लाइक वाइज अगर आप HBr दीजिए, HCl दीजिए और H2SO4 दीजिए, सारे केस में H3O प्लस का कंसंट्रेशन होगा। और अगर आपको HBr, HCl और H2SO4 की बात करें, HBr, HCl और H2SO4 सब केस में देख रहे हैं माइनस में है, बट H3O प्लस में ये -1.74 है। इट मीन्स ये सारा एसिड इससे बहुत स्ट्रांग है, यानी कि पूरा का पूरा ये डिसोशिएट होगा और इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड साइड जाएगा। सो हेंस पानी में जाने के कारण क्या हो रहा है, इसका जो करस्पॉन्डिंग कंजुगेट एसिड बन रहा है वो वीक है कंपेयर टू दिस HClO4 या HBr या HCl या H2SO4। हेंस क्या होता है कि पानी कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। बट वही CH3COH की बात करें, जस्ट बोले ये एक वीक बेस है कंपेयर टू दिस योर H2O, तो क्या होगा, ये
वीक है तो ये सबके साथ इक्वली ट्रीट नहीं करेगा, जो मोर स्ट्रांग है उसी से H+ लेगा लेकिन बाकी से नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि इसको भी क्या करना है, कुछ इस तरह से एक कंजुगेट एसिड बनाना है, और हम जानते हैं ये एसिडिक इन नेचर है, तो क्या ये इस तरह से कंजुगेट एसिड बनाएगा? नहीं, क्योंकि ये घटिया बेस की तरह बिहेव कर रहा है। इसलिए क्या होता है, इसके केस में आने के कारण इसका एसिडिक स्ट्रेंथ पता चलने लगता है, इसलिए ये डिफ्रेंशिएट करता है। सो बस यही था कि लेवलिंग इफेक्ट और डिफ्रेंशिएटिंग इफेक्ट क्या होता है। इट्स लाइक कि जैसे 4-5 बच्चे हैं एक माँ के, तो माँ किसी में भेदभाव नहीं करती है, तो सारे बच्चे उसके समान हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा वो क्लास में जा रहा है, टीचर के सामने जा रहा है, तो अपने टैलेंट के दम पर टीचर उसको नंबर्स अलग अलग दे रहे हैं, लेकिन माँ कभी डिफ्रेंशिएट नहीं करती है। सो सेम काइंड ऑफ थिंग है। ओके, अब बात कर लेते हैं हम लोग कुछ पोलरिटी रिलेटेड। देखिए, अब यहाँ पे बात करते हैं आपका पोलरिटी से क्या मतलब है। यहाँ कॉन्सेप्ट सीखिए, पहले देख लेते हैं ये कहना क्या चाह रहा है। मोर पोलर इज योर सॉल्वेंट, more will be your dielectric constant, and more will be your dielectric constant, so hence more acidic will be your nature। मतलब एक एसिड का डिसोसिएशन मोर होगा when your solvent is more polar and hence your dielectric constant is more। एग्जांपल के तौर पे देखिए, यहाँ H2O देख रहे हैं, pK 15.7 है, बट जैसे ही DMSO में डाल रहे हैं इसका pK 32 है, pK बढ़ गया ना, यानी कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ घट गया। कैसे? देखिए, DMSO का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 49 है और वाटर का 80 है। तो देख रहे हैं ना कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट घटने के कारण क्या हो रहा है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो घट जा रहा है। या उल्टा बोले, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर बढ़ रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। देख रहे हैं, अगर हम उल्टा बात करें, DMSO से हम वाटर क्यों आ रहे हैं, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ रहा है, पोलरिटी बढ़ रहा है, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट आपका बढ़ रहा है। इस कारण क्या होगा, वो एक अच्छा एसिड स्ट्रेंथ होगा। अब ऐसा क्यों होता है, इसी को समझते हैं। देखिए, हम ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, बट हम ट्राई कर रहे हैं आपको कॉन्सेप्ट दे देते कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है। जस्ट बोलते हुए नहीं जा रहे कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, इसको समझाने की कोशिश करें, इसलिए थोड़ा लंबा वीडियो जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सबसे पहले समझिए, आपको एक बहुत बेसिक चीज पता होगा, लाइक डिजॉल्व्स योर लाइक। क्लियर है? सो अगर ऐसी है तो अगर आप यहाँ देखिए NaCl है और इसको हम लोग पानी में डालते हैं, तो हम लोग देखते थे कि जो ये पॉजिटिव और निगेटिव आयन यहाँ से निकलेगा, तो पॉजिटिव वाले को वाटर अपना निगेटिव साइड से अट्रैक्ट करेगा और निगेटिव वाले को अपने पॉजिटिव साइड से। कहने का मतलब, अगर आप H2O को ध्यान से देखें तो H2O कुछ ऐसा होता था, डेल निगेटिव, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव। सो हेंस कभी भी पानी NaCl जाएगा तो प्लस वाला इस माइनस के साथ अट्रैक्ट होगा और माइनस वाला इस H+ के साथ से अट्रैक्ट होगा। इस कारण से क्या होगा, प्लस माइनस इससे अलग होते चल जाएगा। सो ये क्यों हो रहा था, क्योंकि पानी एक पोलर है, यानी उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है। तो वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होने के कारण क्या कर रहा था, ये जब प्लस और माइनस अलग अलग हो रहा था तो वो दोनों को अपने साथ ले जा रहा था, यानी कि ये प्लस और माइनस के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को घटा दे रहा है। अगर ऐसी बात है तो सिमिलर कॉन्सेप्ट आप यहाँ देखिए। बात करते हैं, अब हम कोई एक एसिड की बात करते हैं। जैसे ऐसे समझिए, हम एक बात करें, एक एसिड को ले रहे हैं, जो हम CH3COH ले रहे हैं, इसको हम पानी में डालें, जिसके कारण से एक CH3CO- फॉर्म कर रहा है और एक H+ फॉर्म कर रहा है। सिमिलर हम DMSO में डाल रहे हैं, इस केस में क्या है, आपका अगेन CH3CO- फॉर्म करेगा और H+ फॉर्म करेगा। नाउ अभी जस्ट बोले कि जो सॉल्वेंट मोर पोलर है वो मोर अट्रैक्ट करेगा ये प्लस और माइनस के साथ, और जो लेस पोलर है उतना अट्रैक्ट नहीं करेगा। इट मीन्स जो लेस पोलर है वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, और अट्रैक्ट नहीं करेगा तो इसके कारण क्या होगा, ये दोनों वापस से इंटरेक्ट करेगा और वापस अटैच होकर ये इक्विलिब्रियम पीछे की ओर भेज देगा। इस कारण जो लेस पोलर सॉल्वेंट है उसमें डिसोसिएशन कम हो जाएगा, बट मोर पोलर सॉल्वेंट है वो क्या करेगा, जैसे ही आयन बनेगा उसको अपने साथ ले जाएगा और सॉल्वेट करना स्टार्ट कर देगा। जस्ट लाइक अगर आपको याद हो, जब हम न्यूक्लियोफाइल वाला चैप्टर में बता रहे थे, जैसे अनायन बना, ये देख रहे, ये डाइपोल है, ये इसके साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, मोर पोलर था। बट वही लेस पोलर जो हम सॉल्वेंट ले रहे थे तो वो उसके साथ नहीं कर पा रहा था, उसको सॉल्वेट नहीं कर पा रहा था। तो वही चीज है, अगर मोर पोलर सॉल्वेंट है तो वो क्या करेगा, जैसे ही H+ रिलीज करेगा तो कंजुगेट बेस और एक ये H+ बनेगा, ये इसके साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर दे रहा है, यानी कि ये इसको वापस से मिलने नहीं दे रहा है। यानी बट वही चीज DMSO में क्या है, सिंस इसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, यानी ये वापस इसके साथ कंबाइन करके वापस से ये आपका CH3COH बना देगा। इस कारण क्या होता है कि लेस पोलर सॉल्वेंट में आपका एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाता है, बट मोर पोलर सॉल्वेंट में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। सिमिलर वे अगर हम सॉल्वेंट की बात करें, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट जब हम सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे SN1 और SN2 रिएक्शन में,
यहाँ जस्ट आपको ग्लिम्स दिखा रहे हैं, बट जब हम इसकी बात करेंगे तो वहाँ डिटेल में स्टडी करेंगे। देखिए यहाँ क्या है, अब अगर आप ध्यान से देखें, ये रिएक्शन है आपका SN1 और ये रिएक्शन है आपका SN2। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ SN1 में जो हम लोग सॉल्वेंट ले रहे हैं तो ये मोर पोलर होता है। तो अगर आप ध्यान से देखिए, ये SN1 का फ्री एनर्जी डायग्राम दिखाया गया, जहाँ पे ये ब्लू कर्व क्या बता रहा है, लेस पोलर सॉल्वेंट, और रेड कर्व बता रहा है मोर पोलर सॉल्वेंट। तो दिख रहा है जो मोर पोलर के केस में क्या हो रहा है, ये जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है ये कम है, बट लेस पोलर में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा है। तो इससे साबित हो रहा है कि जितना मोर पोलर सॉल्वेंट होगा SN1 रिएक्शन उतना फास्ट होगा। तो देख रहे हैं अगेन सॉल्वेंट का रोल है। अगेन यहाँ क्या होगा, एक कार्बोकेटायन बनता था, कार्बोकेटायन एक चार्ज स्पेसीज है, अगेन इस चार्ज स्पेसीज को मोर पोलर सॉल्वेंट आके क्या करेगा, सराउंड करेगा और उसको स्टेबलाइज करेगा। सो अगेन दिख रहा है ना, मोर पोलर सॉल्वेंट, मोर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हेंस इट इज एबल टू स्टेबलाइज दिस कार्बोकेटायन, यानी एक आयन, बट लेस पोलर नहीं कर पाता। उसी का प्रूफ यहाँ है, देख रहे हैं जैसे जैसे ये सॉल्वेंट पोलरिटी ये रेड में दिखा रहा मोर पोलर है, तो ये स्टेबलाइज करेगा। तो इस केस में SN1 है और SN2 हो, बढ़िया होगा। बट जैसे ही देखिए नीचे की ओर आ रहे हैं तो SN1 घट जाएगा, बट वही SN2 बढ़ जाएगा। तो SN1 SN2 हुआ या इलिमिनेशन हुआ, सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको हेल्प करने वाला है इन फ्यूचर एज वेल। अगर हम एक और रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन क्या, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ की बात करें, जब न्यूक्लियोफाइल वाले चैप्टर में हम पढ़ा रहे थे, आई गेस सेकंड लेक्चर ही था, जिसमें हम बताए थे कि न्यूक्लियोफाइल वर्सेस बेस का स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे थे, जिसमें टॉप टू बॉटम क्या होता है, आपका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता था, बेसिक स्ट्रेंथ घटता था। ये बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, लेकिन वही अगर हम न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ की बात करते थे तो हमें चेक करना पड़ता था कि सॉल्वेंट क्या है। अगर सॉल्वेंट आपका एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो डाउन द ग्रुप लाइक जस्ट बेसिक स्ट्रेंथ, न्यूक्लियोफाइल भी घटता था स्ट्रेंथ। बट अगर हम एक पोलर सॉल्वेंट की बात करते थे तो टॉप टू बॉटम क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता था। क्यों? क्योंकि स्मॉलर आयन है, तो उस कारण क्या होता था, पोलर सॉल्वेंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाता था और एक हाइड्रेटेड न्यूक्लियाई बना देता था। इस कारण से ये स्टीरिक फैक्टर काम करने लगता था, जो कि काइनेटिक फिनोमेना है। हम इसको डिटेल में वहां डिस्कस किया, आप प्लीज वहां जाके इस वीडियो को देखिए। सो ये तो बात रही हमारे कि हाँ आई मीन हम लोग बात किए सॉल्वेंट का क्या रोल है, लेवलिंग इफेक्ट और डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट, और सिंस उसके पोलरिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कारण वो कितना ज़्यादा टूटेगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो चुका हुआ है, एंड एज यूजुअल हम नहीं चाहते वीडियो लंबा जाए, बट कॉन्सेप्ट बताते बताते थोड़ा सा टाइम चला गया। सो बचे हुए टॉपिक्स, जो कि हमारे टोटल 4 टॉपिक्स बच गए हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। बट फिर भी आपको दिखा दे रहे हैं, ये जो 3 टॉपिक है, शुरू के 3 टॉपिक, ये हम ऑलरेडी डिस्कस किए हुए सेपरेट लेक्चर में। जैसे कि आप देखिए लेक्चर नंबर 14 में जब हम बता रहे थे एसिड स्ट्रेंथ, लाइकवाइज अगर हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की बात करें, देखिए लेक्चर नंबर 5-6 में इंडक्टिव में बताए थे ये एसिड बेस स्ट्रेंथ, रेजोनेंस में ये बताए थे एसिड स्ट्रेंथ। लाइकवाइज स्टेरिक फैक्टर में जब ऑर्थो इफेक्ट की बात कर रहे थे तो यहाँ पे भी बताए थे एसिडिक स्ट्रेंथ की, और यहाँ बताए थे बेसिक स्ट्रेंथ की। सो ऑलरेडी डिस्कस किया, आप चाहे तो वहाँ जाके देख सकते हैं, बट एनी हो हम कंपाइलेशन कर रहे हैं तो एक जगह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चारों को एक साथ डिस्कस कर लेंगे। सो इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू गाइज एंड गुड लक।